चलिए देखिए, जैक मॉडल पेपर जो जारी हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अकाउंट सब्जेक्ट का सेट 3, आज हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। और एक एक करके सेट 3 में फिर से वही पैटर्न है, आपको बताने की जरूरत नहीं। सेट 1 सेट 2 में जो पैटर्न है सेम पैटर्न यहाँ पे है। 7 लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से 5 का आंसर करना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 7 शॉर्ट का क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 5 का आंसर करना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। और 5 लॉन्ग का क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 3 का आंसर करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो याद रखना है कि कितने का आंसर करना है। हम आपको सीखने के लिए भले 7 का 7 आंसर कर देते, लेकिन आपको उसमें से केवल 5 का आंसर करना है। जो आपको 5 अच्छा लगता है, जो समझ आता है, उसका आंसर कर लीजिए। तो चॉइस आपके पास दे दिया कि आप चुन के अपना आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ह्रास लगाने के संबंध में लेखा मानक के किस प्रावधान को लागू किया जाता है। विच प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अप्लाइड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन। यानी डेप्रीसिएशन के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम करता है। तो याद रखना है, डेप्रीसिएशन के लिए AS 6 काम करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया गया था आप लोग को। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं? बने तो 32 थे, लेकिन अभी एप्लीकेबल 29 है। उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रीसिएशन के बारे में बात किया गया है। दूसरा है कि ह्रास की अस्थायी प्रभाग पत्ती किस प्रकार की संपत्तियों के लिए उपयुक्त है। फॉर विच टाइप ऑफ एसेट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन इज सुटेबल। कौन सा ऐसा संपत्ति जिसके लिए SLM का ज़रूरत पड़ता है, DVM नहीं। तो जो छोटे संपत्ति होते हैं, कम समय वाले प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड एसेट्स बोल सकते हैं, शॉर्ट पीरियड एसेट्स यानी कम समय वाली संपत्तियां। या ये भी बोल सकते हैं कि जो संपत्ति ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, ज़्यादा मूल्यवान नहीं, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो जो संपत्ति ज़्यादा महंगी नहीं होगी वहाँ भी आप SLM मेथड लगा सकते हैं। जो प्रॉपर्टी ज़्यादा महंगा नहीं होता है, सस्ता होता है, वहाँ पे भी आप SLM लगा सकते हैं। आगे लिखा है थर्ड में, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोविज़न। और इसमें वेरी शॉर्ट का आंसर बस एक लाइन में लिखना है, कुछ प्रोविज़न का एग्जाम्पल लिखना है। तो आप लोग प्रोविज़न बहुत सारे पढ़े होंगे। प्रोविज़न का एग्जाम्पल पहला नंबर, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, बैड एंड डाउटफुल होता है, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स। दूसरा आता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। फिर होता है प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन, काफ़ी है, ज़्यादा भी लिखने से नंबर तो 2 ही मिलेगा। डेप्रीसिएशन ETC कर दीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो। 3 तरह का प्रोविज़न है। क्वेश्चन 4 बोलता है कि व्हाई इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर। लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है, लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है। हाँ, टू नो अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म, ठीक है। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। यह व्यवसाय की लाभदायकता ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। जो शुद्ध लाभ तथा हानि की जानकारी देते हैं। आपको अगर नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट लॉस चाहिए, तो ये कहाँ से पता चलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जी। आगे चलते हैं। बोलता है व्हाट आर फिक्स एसेट। अस्थाई संपत्ति क्या है, फिक्स एसेट क्या है जी। अब यहाँ जो डेफिनेशन लिखा है बड़ा अच्छा लिखा है। फिक्स एसेट का मतलब ऐसा संपत्ति जिसको हम लोग रीसेल पर्पज से नहीं खरीदते। एंड एसेट्स which is purchased for use not for resale। या ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो 1 साल से ज़्यादा समय तक हमारे बिजनेस में रहती है उसको भी फिक्स एसेट बोलते हैं। या जिसको यूज करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते, तो उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। ऐसी संपत्ति
जिसे बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है। कोई दिक्कत है? जिसको रीसेल पर्पस के लिए हम लोग नहीं खरीदते हैं वो प्रॉपर्टी हम लोग क्या कराता है? फिक्स एसेट। आगे क्या लिखा है? सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में दो अंतर बताइए। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में दो क्या अंतर है? तो यहाँ अंतर लिखना है तो ऐसे लिखिए, अंतर लिखना है तो ऐसे लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दो अंतर, यहाँ लिखिए बेसिस, किस आधार पर आप अंतर कर रहे हैं? आधार। यहाँ लिखिए सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। पहला, अच्छा बताइए सिंगल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक है? साइंटिफिक है? नो। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक, सही, वैज्ञानिक। इस मेथड को कभी भी साइंटिफिक नहीं माना जाता और इस मेथड को साइंटिफिक माना जाता है। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा, क्या सिंगल एंट्री सिस्टम आज के समय में कोर्ट उसको वैल्यू देता है? नहीं देता है। इसका मतलब है ये आज के समय में वैलिड भी नहीं है। वैलिड, वैध यानी सही नहीं माना जाता है, तो नो, ये वैलिड नहीं है और ये वैलिड है। कोई दिक्कत है? अच्छा, सूटेबल, सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए सूटेबल होता है? छोटे बिजनेस के लिए। और डबल एंट्री सिस्टम किसके लिए सूटेबल होता है? बड़े बिजनेस के लिए। जहाँ बड़ा बिजनेस होगा वहाँ डबल एंट्री सिस्टम लगेगा, जहाँ छोटा बिजनेस होगा वहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम लगेगा। और लास्ट है, आधुनिक कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली किस अवधारणा पर आधारित है? मॉडर्न कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन डाटाबेस। याद रखना, आज के समय में जो पूरा कंप्यूटर अकाउंटिंग हो रहा है किसके ऊपर डिपेंड करता है? डाटाबेस पे। अगर डाटाबेस नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। आज के समय में पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बेस है डाटाबेस के ऊपर। ये हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर आपको हम याद करा दे, इसमें से केवल 5 का आंसर ही आपको करना है, 7 नहीं। जो आपको लगता है 5 आंसर करके अपना आगे बढ़ जाएगी। फिर चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। क्या क्या लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में? शॉर्ट क्वेश्चन लिख देते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। 1 जनवरी 2016 को 50,000 की एक मशीन खरीदी गई। मूल लागत विधि पर 10% दर से ह्रास लगाते हुए 3 वर्षों का मशीनरी खाता बनाए। खाता 31 दिसंबर को बंद होता है। अच्छा, मूल लागत विधि क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसको बोलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड याद रखिएगा, SLM का ही दूसरा नाम है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या है? SLM का ही दूसरा नाम है। तो आप लोगों को 50,000 का मशीन खरीद रहे हैं, 3 साल का खाता बनाना मशीन अकाउंट। तो बताइए, मशीन अकाउंट बना लीजिए, मशीनरी अकाउंट। 3 साल का खाता बनाना है आपको। चलिए देखिए 2016 में खरीदे हैं जनवरी 1 को टू बैंक अकाउंट। मशीन नंबर 1 कितने का खरीदे मशीन? 50,000 का। और इसका डेप्रिसिएशन साल में दिसंबर में बंद होता है, तो दिसंबर 2016 में ही लगेगा ना। 2016 दिसंबर में लगेगा बाई डेप्रिसिएशन। तो बताइए 50,000 है, इसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10%। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 होता है। अब देखिए 50,000 का मशीन था, 10% घट गया तो कितना बचेगा? 50,000 इधर लगे 50,000, 10% घट जाएगा, कितना बचेगा? 45,000 का बचेगा। ये होगा बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। और CD के उल्टे साइड में यहाँ 2017 में लिखेंगे BD, जनवरी 1 यानी 1 टू बैलेंस BD 45,000 का।
1 साल के बाद जो मशीन 50,000 का था वो घट के कितना हो गया 45,000। अब फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 2017 में दिसंबर में, ध्यान देना इस पर नहीं लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट बोल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट कौन है, तो 50,000 का 10% फिर 5,000 लगेगा ना, तो बार बार निकालने की जरूरत है कि डायरेक्ट लिख दें। SLM है, एक बार निकाले उसी को यूज करना है। 45,000 45,000 पहले ही 45,000 उठाकर टोटल यहाँ लाए, 5 घट गया तो कितना बचेगा 40,000। बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, और CD के इस साइड में जाएगा BD। 2018 में जनवरी 1 को जाएगा टू बैलेंस BD 40,000। अब फिर इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 2018 में दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन कितना है 5,000। अब 40,000 में 5,000 चल जाएगा तो कितना बचेगा 35,000, और ये होगा बाई बैलेंस CD, और CD के इस साइड में क्या आएगा BD 2019 जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना बचा जी। यही है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, और 3 साल का लेजर बनाने बोल दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन कुछ है कहीं कोई दिक्कत, आप थ्योरी लिखोगे 7 नंबर काट दे, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हरास के 3 कारण बोल रहा है, क्या रीज़न है डेप्रिसिएशन लगाने के, डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। डेप्रिसिएशन के रीज़न क्या क्या है। पहला है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, संपत्तियों को बदलने के लिए। और बताइए फॉर एक्चुअल या रियल कॉस्ट ऑफ एसेट, फॉर रियल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, संपत्ति की वास्तविक कीमत के लिए। और लास्ट है फॉर एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का सही प्रॉफिट जानना चाहते हो तो उसके व्यवसाय का सही लाभ ज्ञात करने के लिए। ये 3 कारण हैं जिसके कारण डेप्रिसिएशन लगा सकता है। आगे लिखता है व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या है जी। सीक्रेट रिजर्व ऐसा रिजर्व है जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती। सीक्रेट रिजर्व ऐसा रिजर्व है जिसकी जानकारी बिजनेस में किसी को नहीं होती। कोई दिक्कत है तो लिख सकते हैं आप खुद से, कैसी ऐसा रिजर्व जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती है, ऐसे रिजर्व को सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं। ये सिर्फ डायरेक्टर जानता है और कोई नहीं जानता है। अच्छा, ये किसके लिए बचा कर रखा जाता है, सीक्रेट रिजर्व क्यों बनाया जाता है। तो सीक्रेट रिजर्व बनाया जाता है कि भविष्य में अगर कोई ऐसा अनसर्टेनिटी आ जाता है, अनिश्चितता आ जाती है, लॉस हो जाता है, तो उस लॉस की भरपाई इस रिजर्व से हम लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, इसलिए कंपनी क्या करती है, सीक्रेट रिजर्व 2 तरह का रिजर्व रखती है, सीक्रेट रिजर्व और ओपन रिजर्व। ओपन रिजर्व की जिसकी जानकारी सबको होती है, और सीक्रेट रिजर्व जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती। तो इसको लिख लीजिए, सीक्रेट रिजर्व को सब लिख लीजिएगा आप लोग। ये रिजर्व एंड सरप्लस चैप्टर में मिलेगा। 11 नंबर में बोल रहा है कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। आपके पास कुछ दिया और उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ये तो यहाँ बन ही सकता है, वैसे बना लीजिए इसको, उसके बाद ही हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या दिया 11 नंबर में, नेट सेल दिया 1,50,000 का। नेट सेल्स दिया है 1,50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट जो है जीपी वो 20% ऑन कॉस्ट है, और पूछ रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है। आप लोग बता सकते हैं कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स दिया हुआ है और जीपी कॉस्ट पर दिया है, तो ऐसे में जीपी बराबर क्या होगा, सेल्स इंटू रेट बाई
100 प्लस रेट। चलिए बताइए कितना है सेल्स, इंटू 20/120 ना हो जाएगा, 6 बार में 25 छग 150 कितना आ जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। किसी को कोई दिक्कत है? आप लोग सभी को फॉर्मूला बताए थे ना कि जब आपके पास सेल्स दिया हो और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस जो है कॉस्ट पर हो, तो ऐसे में फॉर्मूला ये लगता है। उसका आगे कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब समझते हैं, ऐसा लायबिलिटी जो अभी लायबिलिटी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो लायबिलिटी बन सकता है, वैसे लायबिलिटी को कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे मेरे ऊपर केस चल रहा है, अब केस में हम हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं। अगर जीत गए तो लायबिलिटी नहीं बनेगा, लेकिन अगर हार गए तो, केस में अगर हार गए तो मेरा लायबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसे लायबिलिटी जो अभी वर्तमान में लायबिलिटी नहीं है, करेंट टाइम में लायबिलिटी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो लायबिलिटी बन सकता है, वैसे लायबिलिटी को कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, आकस्मिक दायित्व बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? कर लोगे इसका नोट्स। कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी है जो वर्तमान समय में लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो मेरा लायबिलिटी बन सकता है। अब 30 नंबर बना देते हैं। 30 नंबर बोलता है मिसिंग फिगर है। 12 नंबर का आंसर खुद कर लेंगे आप लोग। मिसिंग फिगर में देखो कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग, एडिशनल कैपिटल दिया, ड्राइंग दिया, लॉस दिया और बिगिनिंग कैपिटल निकालना है। याद कीजिए आप लोग ओपनिंग कैपिटल, तो पहले क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता था, देख लीजिए, इसी से निकाल लीजिएगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस लॉस, इसी से बना लो। जो जो दिया लिख दो। क्लोजिंग कैपिटल दिया है ना 36,000 दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल रहने दो CAP, प्लस एडिशनल कैपिटल कितना है 6,000, माइनस ड्राइंग कितना है 8,000, माइनस लॉस कितना है 2,000। तो बताओ जी 36,000 बराबर ओपनिंग कैपिटल, इधर क्या बचेगा बताओ तो, ऐसे माइनस 4,000 बचेगा ना, देख लीजिए। अब माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 36,000 इधर है और माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो गया 4,000, तो कितना हो गया बराबर ओपनिंग कैपिटल। तो बताओ इसलिए ओपनिंग कैपिटल कितना निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा 40,000। आगे लिखा है, फिर वही लिखा है देखो, कंप्यूटरीकृत लेखांकन की अवधारणा संक्षेप में बताइए। कौन से पर डिपेंड करता है कंप्यूटर अकाउंटिंग? अभी बताए थे ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डाटाबेस। और डाटाबेस को संक्षिप्त में लिखने बोल रहा है, शॉर्ट में लिखे डाटाबेस क्या है। तो डाटाबेस क्या है, डाटा का कलेक्शन। डाटाबेस क्या है, डाटा का कलेक्शन। और डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं कंप्यूटर में, उसको अरेंज कैसे करते हैं कंप्यूटर में डेटा को, क्योंकि कंप्यूटर पूरा डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। और इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं जिसको बोलते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप अपने सोचो कौन सा ऐसा टेक्निक है कि 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं 12th में जैक बोर्ड या CBSE में, और एक सिंगल क्लिक में आपका रिज़ल्ट दे देता है। आपको 1 लाख बच्चों का रिज़ल्ट चेक करना होता है, ढूंढना होता है कि आपका कहाँ है, तो कितनी परेशानी होती। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम सेट कर दिया जाता है कि सिर्फ अपना रोल नंबर और रोल कोड डालिएगा तो सिर्फ आप ही का दिखेगा। ये क्या है, यही तो डेटाबेस को मैनेजमेंट करने का है कि उतने सारे में से आपका पकड़ लिया कि आप कौन हैं। तो सोचिए देश भर में 135 करोड़ लोग हैं, सबका आधार कार्ड बना हुआ है। आपका आधार नंबर डालने से कैसे पता चल जाता है कि आप ही हैं, या फिंगर लगाने से कैसे सोच लो कि 125 करोड़ लोगों में से आप फिंगर लगा रहे हो, तो कैसे पकड़ लेता है कंप्यूटर कि आप ही हो और आपका पूरा आधार कार्ड सामने रख देता है। इसका मतलब है डेटाबेस को ऐसे मैनेज किया गया है कि एक सिंगल क्लिक से, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन से हम लोग सारी जानकारी ला सकते हैं। तो ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोग को फिर बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं 15 नंबर में डेप्रिसिएशन अकाउंट लॉन्ग में। क्वेश्चन नंबर 15 का डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग को बनाना है। फिफ्टीन का समय बच पाएगा। 18 नंबर देखिए, 18 आसान है, 18 को हम लोग बना सकते हैं। बाकी थ्योरी है एक और कि प्रोविज़न और रिजर्व में क्या अंतर है, ये भी आपको रिजर्व वाले चैप्टर में मिल जाएगा। प्रोविज़न किसके लिए बनाया जाता है, सर्टेन या अनसर्टेन लॉसेस। प्रोविज़न बनाया जाता है सर्टेन लॉसेस, ज्ञात दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। और रिजर्व बनाया जाता है अज्ञात दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या बनाया जाता है, रिजर्व बनाया जाता है। इस बात को मालूम होना चाहिए। ये 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम का, इसको बना देते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का 18 नंबर क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन था सिंगल एंट्री। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है।
बिल्डिंग दिया, फर्नीचर दिया है, स्टॉक दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, कैश इन हैंड दिया है और क्रेडिटर दिया है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग और ओपनिंग कैपिटल है। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल दे दिया है और फिर भी एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ है, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू होता है क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब क्लोजिंग एसेट्स सारा जोड़िए, जितना एसेट्स है जोड़ते जाइए। तो देखो बिल्डिंग है 5 लाख का, फर्नीचर है, अगर दिक्कत है तो यहाँ पे जोड़ ही दीजिए ना। क्लोजिंग एसेट्स, बिल्डिंग है कितने का, फर्नीचर, और बताइए और एसेट्स कौन कौन है? स्टॉक 1 लाख का, बिल्स रिसीवेबल 30,000, कैश इन हैंड 40,000। टोटल जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 9 1 10, 10,50,000, 10,50,000, 10,90,000, 10,90,000, 11,20,000। और क्लोजिंग लायबिलिटी तो अकेले न है। चलिए, तो क्लोजिंग एसेट निकल गया 11,20,000 माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी में अकेले एक क्रेडिटर 1,60,000, 3 लाख ना है जी, तो 8,20,000 निकल गया क्लोजिंग कैपिटल। अब निकालिए, हम लोग यहाँ निकालना प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं? तो लिखिए क्लोजिंग कैपिटल है 8,20,000 प्लस ड्राइंग्स दिया हुआ है कितना है 40,000। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो होगा 8,60,000, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल कितना है 7,50,000 और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल 1,60,000। जोड़ दीजिए, 7 1 8 9,10,000। बताओ जी, लॉस हो गया ना बिजनेस में, कितने का 50,000 का नेट लॉस हो गया सर, उल्टा हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? तो ये है 18 नंबर क्वेश्चन। बचा 2 क्वेश्चन, 15 नंबर और 17 नंबर। ठीक है, ये हम लोग लेक्चर 2 में कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और 16 आयोजन और संचय में क्या अंतर है आपको लिखना है। और फिर वही पूछ रहा है कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति की परिभाषा दीजिए और मैनुअल तथा कंप्यूटर लेखांकन पद्धति में अंतर बताइए। मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटर अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है और कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है, इसका परिभाषा आपको पूछा गया है। तो ये भी आप आंसर अपना कंप्यूटर वाले बुक में सबसे लास्ट में कंप्यूटर लिखा रहता है, उस जगह पे ये मिलेगा आपको, वहाँ से लिख सकते हैं। और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन और ट्रेडिंग पीएल का क्वेश्चन कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको लिख लीजिए। क्या कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, आप बता दें।